पाकिस्तान के हवाले से एक शख्स ऐसा भी है जो यदा कदा याद आता रहता है, और वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका जन्म 5 जनवरी 1928 को सिंध प्रांत के एक बड़े जमींदार और अंग्रेज़ों के परम भक्त सर शाहनवाज खां भुट्टो के घर में हुआ था। सर शाहनवाज ने अपने बेटे की शादी सिंध के ही एक मालदार ख़ानदान की बेटी शिरीन अमीर बेगम के साथ तभी कर दी थी जब वह विदेश में पढ़ रहा था। शिरीन बहुत कम पढ़ी लिखी थी। वह धार्मिक संस्कारों वाली और बुर्का ओढ़ने वाली बीवी रही। स्वाभाविक ही था कि लिंकन इन लंदन से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके आने वाले आधुनिकता से ओत प्रोत भुट्टो उसके प्रति अनुरक्त नहीं हो पाए। सन 1951 में सिंध लौटने पर, जो तब तक भारत से कटकर पाकिस्तान का अंग बन चुका था, उनकी मुलाकात ईरानी नस्ल की आधुनिक युवती नुसरत से हुई और वे नुसरत के प्रेम में ऐसे फंसे कि चटपट ब्याह भी रचा लिया। दूसरी शादी के मार्ग में कोई बाधा तो थी ही नहीं। इस्लाम धर्म और राज्य का कानून इसकी अनुमति देता ही है। शिरीन अमीर बेगम को लारकाना में भुट्टो परिवार का अल मुर्तजा बंगला दे दिया गया। समय समय पर भुट्टो लारकाना जाते और बेगम के साथ ठहरते। बेगम ठहरी पर्दे वाली बीवी, इसलिए सन 1953 में शुरू होने वाले भुट्टो के सार्वजनिक जीवन में उनका कोई योगदान नहीं रहा। शिरीन अमीर बेगम किसी बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाई, लेकिन भुट्टो ने उनके प्रति किसी तरह की उपेक्षा का व्यवहार भी नहीं किया। और इधर बेगम नुसरत अपने पति के जीवन के केंद्र में आ गई। उन्हें अपने नाम के साथ भुट्टो उपनाम लगाने का गौरव प्राप्त हुआ और वे बेगम नुसरत भुट्टो बन गई। उन्हें रहने के लिए सागर तट पर क्लिफ्टन का 70 नंबर बंगला दिया गया, जिसके 10 फीट ऊंचे लोहे के फाटक के ऊपर सर शाहनवाज भुट्टो और उसके नीचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बार एट लॉ के नाम पट यानी नेम प्लेट्स लगी हैं। नुसरत भुट्टो अपने पति के सार्वजनिक जीवन में हाथ बटाने लगी और उन्होंने 3 बच्चों, 2 बेटों मीर मुर्तजा और शाहनवाज तथा एक बेटी बेनजीर को जन्म दिया। आज जब भुट्टो को जिया प्रशासन ने मौत के घाट उतार दिया है, बेगम नुसरत और उनके बच्चे ही भुट्टो की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं और अपने पिता की गाथा को जीवित रखे हैं। भुट्टो का राजनीतिक जीवन जितना हंगामी था, उनका दिल उतना ही शाही मिजाज का था। वे शौकीन तबीयत के आदमी थे और सुंदरता के पारखी भी थे। सन 1963 से 1966 तक जब वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, तब वे बहुत बार पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके दौरे पर जाया करते थे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात ढाका के एक धनी व्यापारी अब्दुल अहद से हुई, जिसे अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने और विदेशी मुद्रा की चोरी के लिए भुट्टो की मदद की ज़रूरत थी। अब्दुल अहद ने भुट्टो का परिचय अपनी पत्नी हुस्ना से भी कराया। शुरू में यह मुलाकात महज औपचारिक रही, लेकिन हुस्ना 2 बेटियों की मां होते हुए भी एक आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व की धनी थी। उसके रंगरूप, व्यवहार और शालीनता ने भुट्टो का मन मोह लिया। दोनों में अभिसार शुरू हो गया। जब तक भुट्टो विदेश मंत्री रहे, तब तक अब्दुल अहद अपनी पत्नी के साथ उनके प्रेम संबंधों को खुशी खुशी सहता रहा, लेकिन जैसे ही वे मंत्री पद छोड़कर विपक्ष की राजनीति में कूदे, अहद ने हुस्ना को सावधान कर दिया कि अगर उसने भुट्टो के साथ अपने संबंधों को विच्छेद न किया तो वह उसे तलाक दे देगा। हुस्ना को इसकी परवाह न थी। वह भुट्टो के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी और उसने यह समझ लिया था कि भुट्टो का राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। आखिर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वह उससे अलग रहने लगी। अब वह पूरी तरह भुट्टो की हो चुकी थी और इस तरह हुआ भुट्टो का तीसरा विवाह। हुस्ना और भुट्टो के लिए सन 1971 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा। इधर पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान का नियंत्रण समाप्त हो गया और बांग्लादेश के बन जाने से हुस्ना शेख ढाका में फंस गई। 20 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। हुस्ना ने जब यह खबर सुनी तो उसकी जान में जान आई और उससे आशा बंध गई कि वह ढाका से रावलपिंडी जा सकेगी। सत्ता ग्रहण करते ही भुट्टो को यह चिंता हुई कि पाकिस्तानी सेनापतियों और सेना को भारत की कैद से कैसे छुड़ाया जाए। वहीं उनके सामने यह समस्या भी कम अहम ना थी कि हुस्ना शेख को रावलपिंडी कैसे बुलाया जाए।
उनकी ये दोनों समस्याएं शिमला सम्मेलन में हल हुई। उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी का हुस्ना शेख के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलकर बयान किया और उनसे प्रार्थना की कि हुस्ना को किसी भी तरह रावलपिंडी भिजवाने की व्यवस्था करें। इंदिरा जी इस मामले में बहुत उदार थी। उन्होंने इस बारे में सारी व्यवस्था कर दी और हुस्ना शेख अपने भाई और बहन तथा दोनों बेटियों के साथ लेकर रावलपिंडी पहुंच गई। राष्ट्रपति भुट्टो ने रावलपिंडी में उसके निवास की व्यवस्था अपने सरकारी से सटे हुए बंगले में की। नुसरत भुट्टो इन दिनों अधिकतर कराची में ही रहती थी और जब भी उन्हें रावलपिंडी आना पड़ता तो उन्हें हुस्ना शेख को लेकर अपने मन की नारी सुलभ इच्छा को मन में ही दबाना पड़ता, क्योंकि वह अपने पति के व्यवहार से समझ गई थी कि यदि उसने इस मामले में कुछ भी कहा सुनी की तो वह उसे तलाक दे सकते हैं। यह भुट्टो का वह जमाना था जब वे अपनी सत्ता के शिखर पर थे और कुछ भी कर सकते थे। और इसी तरह 2 साल बीत गए और सन 1973 में भुट्टो ने हज के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया। उन दिनों उनके मंत्रिमंडल में धार्मिक मामलों के मंत्री उनके मित्र मौलाना कोसर नियाजी थे। उन्होंने एक दिन भुट्टो से कहा था, मियाँ आप हज को तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी इबादत तब तक कैसे कबूल होगी जब तक कि आप अपनी चहेती हुस्ना शेख के साथ निकाह करके अपने संबंधों को धार्मिक आधार प्रदान नहीं करते। भुट्टो स्वयं भी कई बार इस बारे में सोच चुके थे। उन्हें लगा कि मौलाना ने बहुत सही मौके पर नेक सलाह दी है और मक्का जाने से पहले हुस्ना के साथ चुपचाप विवाह कर लिया। निकाह की रस्म मौलाना कोसर नियाजी ने ही अदा कराई। वास्तव में मौलाना नियाजी हुस्ना शेख के मुंह लगे थे और उसकी ही कृपा से मौलाना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उन दिनों पाकिस्तान में हुस्ना शेख की तूती बोलती थी। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीति और उच्चाधिकारी यह जानते थे कि हुस्ना राष्ट्रपति के दिल की मल्लिका है। वे उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे और उसके दरबार में बराबर हाजिरी बजाते थे। उसकी सिफारिश को भुट्टो ने कभी नहीं टाला। भुट्टो ने हुस्ना को बेशकीमती जेवरों और कपड़ों से लाद दिया। हुस्ना शेख ने अपने पति से व्यापार के गुर सीखे और वह उसका भरपूर इस्तेमाल करती रही। वह आबू धाबी में होटल खोलना चाहती थी और उसे मालूम था कि आबू धाबी के शासक भुट्टो के घनिष्ठ मित्र हैं। अतः उसने भुट्टो से इस बारे में जिक्र किया। भुट्टो ने तुरंत एक पाकिस्तानी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल आबू धाबी भेजने की घोषणा कर दी और चुपचाप हुस्ना शेख को उसका नेता बना दिया। वह वहां गई और उसका होटल खुल गया, जो आज भी उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति होते हुए भी भुट्टो ने अपने आप को पंजाब में सुरक्षित महसूस नहीं किया, इसलिए उसने अपनी तीसरी पत्नी हुस्ना शेख के स्थायी निवास के लिए कराची को ही चुना। पहले तो उन्होंने कराची के सुरमय सागर तट पर हॉक्स बे पर हुस्ना के लिए एक खूबसूरत कॉटेज बनवाई। वहां वे स्वयं उसके साथ अक्सर ठहरा करते थे। उसके बाद खूबसूरत क्लिफ्टन क्षेत्र में ही एक विशाल बंगला तैयार करवाया, जिसका नाम रखा गया मंजिल। जाहिर है कि भुट्टो हुस्ना को अपनी प्रेम यात्रा की मंजिल अर्थात चरम बिंदु मानते थे। वे उसमें पूरी तरह अनुरक्त थे और वह भी उनमें डूबी हुई थी। कराची में हुस्ना शेख ने आयात निर्यात का स्वतंत्र व्यापार शुरू किया और एक ट्रैवल एजेंसी खोली। उसने कराची के एक 5 सितारा होटल में करीब 1/3 शेयर खरीदे। वह चारों तरफ से पैसा बटोरने में लग गई थी। इस पैसे का एक बहुत बड़ा उपयोग उसने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए किया। उस अवसर पर कराची नगर पालिका ने हवाई अड्डे से क्लिफ्टन में हुस्ना के बंगले मंजिल तक जाने वाली सड़क पर मोटी तारकोल की परत बिछवाई और पूरी सड़क पर जगमगाती रोशनी का इंतजाम किया। उस अवसर पर बहुत बड़ी दावत की गई और सारी रात मेहंदी हसन और नूरजहां की गजलें और कवालियां चलती रही। मेहमानों के लिए पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बुक करा दिया गया था। इन दोनों गायकों को नजराने के रूप में 1-1 लाख रुपए से अधिक दिए गए थे। वह ऐसी शानदार शादी थी कि 18 दिसंबर 1987 को जब बेनजीर भुट्टो की शादी होने लगी तो उसकी मां नुसरत भुट्टो ने इंतजाम करने वालों से कहा, बेनजीर की शादी का इंतजाम हुस्ना शेख की बेटी चानन से सवाया होना चाहिए। और वही हुआ। बेनजीर की शादी में 50,000 लोगों को कीमती भोजन परोसा गया। हुस्ना शेख के साथ भुट्टो की शादी की खबर जब नुसरत के कानों में पड़ी तो वह संयम खो बैठी
और उसने भुट्टो को तंग करने के लिए एक और तो नींद की गोलियां खा ली और दूसरी ओर बेटी को कह दिया कि मुझे अस्पताल ले जाना। गोलियों ने जैसे ही असर दिखाना शुरू किया, नुसरत को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह खबर समूचे पाकिस्तान के अखबारों में फैल गई। मगर भुट्टो ने नुसरत की पूरी तरह उपेक्षा की। उन्होंने नुसरत को मरने के लिए पूरा समय दिया, बल्कि हज के लिए सऊदी अरब जाते समय रास्ते में कराची गए, जहां से उन्हें विमान पकड़ना था। तब तक नुसरत अस्पताल से घर जा चुकी थी। भुट्टो ने उसकी कुशल पूछी और उसने साफ कह दिया कि हुस्ना शेख मेरा निजी मामला है, वह मेरे साथ सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगी, वह भूमिका तुम निभाती रह सकती हो। और नुसरत समझ गई कि उसकी तरकीब ने उसके पति के ऊपर कोई असर नहीं डाला। भुट्टो अपने देश का संविधान बदलकर 14 अगस्त 1973 को राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बन गए। उनकी तीसरी बीवी और उसका व्यापार मंडल ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सन 1977 में जब विपक्ष की मांग को मानकर भुट्टो ने फिर से चुनाव करवाए और चुनाव में अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त किया, तो पाकिस्तान में जन विद्रोह उमड़ पड़ा। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी की मदद से चुनाव में बेईमानी कराई। ऊपर से देखने में तो ऐसा नहीं लगता था कि भुट्टो अपने विरुद्ध उमड़े जन आक्रोश से घबरा गए थे, लेकिन सच्चाई यही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी हुस्ना शेख को अकूत संपत्ति देकर लंदन भेज दिया और हुस्ना वहां एक घर खरीदकर उसमें रहने लगी। वह अपने आयात निर्यात व्यापार और दुबई होटल की आमदनी शुरू से ही लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर रही थी। 5 जुलाई 1977 जब पाकिस्तानी सेना के जनरल जियाउल हक ने भुट्टो से सत्ता का अपहरण कर लिया, उस वक्त विपक्ष के नेता चौधरी जहूर इलाही ने भुट्टो पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी तीसरी बीवी के साथ करोड़ों रुपए विदेश भेज दिए हैं। अब इस आरोप में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य थी, क्योंकि जिस समय भुट्टो पर हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा था, उस समय हुस्ना शेख ने एक बड़ी फीस चुकाकर लंदन के एक प्रसिद्ध वकील जॉन मैथ्यूज को पाकिस्तान भेजा। लेकिन पाकिस्तान के कानून के अंतर्गत किसी विदेशी वकील द्वारा पाकिस्तानी अदालतों के सामने पैरवी करने पर प्रतिबंध था। हुस्ना शेख के निकट के लोगों का कहना है कि हुस्ना का हृदय बहुत विशाल है। उसने भुट्टो के दोनों बेटों को अपने खर्च पर लंदन में रख छोड़ा है, और जब भुट्टो की मृत्यु के बाद नुसरत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो हुस्ना ने ही लंदन में उसका इलाज का सारा इंतज़ाम किया। भुट्टो जेल में हुस्ना की शक्ल देखने के लिए बहुत छटपटाते रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि हुस्ना को लंदन से आकर उससे मिलने और वापस लंदन लौटने की अनुमति दी जाए। सरकार को हुस्ना के पाकिस्तान आने पर तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह उसे लौटने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। उधर नुसरत और बेनज़ीर भी यह नहीं चाहती थी कि हुस्ना जेल में भुट्टो से मिले। नुसरत और बेनज़ीर ने चाहे हुस्ना के प्रति कैसा भी व्यवहार किया हो, उसने इन लोगों की मदद में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। बेनज़ीर की शादी के अवसर पर भी उसने एक भारी रकम लंदन से भेजी। वास्तव में भुट्टो की तीनों पत्नियों में सबसे अधिक गुमनाम शिरीन अमीर बेगम रही और उन्होंने ही अपने पति की उपेक्षा सबसे अधिक भोगी। हुस्ना शेख को भुट्टो से दौलत मिली और नुसरत भुट्टो तथा उसके बच्चों को भुट्टो गाथा विरासत में मिली। शिरीन अमीर बेगम को इन सबसे बड़ा पुरस्कार उस समय मिला जब भुट्टो को फांसी लगाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने भुट्टो का शव शिरीन अमीर बेगम के आंगन में उतारा। अपने पति का अंतिम दर्शन करके जहां उसे कष्ट हुआ, वहीं उसे अपने आप पर गर्व हुआ, क्योंकि उसकी दोनों सौतें उस अधिकार से वंचित रह गई थी। उसने अपने पति के अंतिम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। उनका चेहरा फूल जैसा निर्दोष और भोला लग रहा था। तो ऐसा था जुल्फिकार अली भुट्टो।